अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाएं, मतलब दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर एज वेल, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि आजकल बिकॉज द कंपटीशन इज़ टू हाई। हाँ देखो यार, प्रोजेक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑफ कैंपस, राइट? व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑफ कैंपस, आपका रिज्यूमे ही वो सब कुछ होता है आपके लिए, है ना? क्योंकि कंपनी नहीं आ रही आपके पास, आप कंपनी के पास जा रहे हो। तो उस केस में यू नीड टू बिल्ड अ वेरी गुड रेज्यूमे, और उसके लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 गुड प्रोजेक्ट्स। अपने रेज्यूमे को लंबा चौड़ा मत बनाइए, 2 पेजेस के रेज्यूमे नहीं चलते, दोज आर नॉट एटीएस फ्रेंडली। मेजर स्टूडेंट्स का क्या डाउट रहता है कि यार हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, ठीक है, हमें मज़े भी करने हैं कॉलेज में, सोसाइटी का भी काम होता है, तो इन सारी चीज़ों के साथ भी कोडिंग हम कैसे मैनेज कर पाए? हाँ यार, ये तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरे दिमाग में भी था कि यार मज़े करना है, काम भी करना है, लाइफ में कुछ बनना भी है, मज़े भी करना है। तो देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, बट उस सब के बीच में आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। यू हैव टू प्लान थिंग्स आउट क्लियरली कि ये समय मैं मज़े करूंगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तभी से आपके मन में गोल हो कि मुझे कोडिंग करना है। आई हैव टू गिव टाइम फॉर दैट एज वेल। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यार मुझसे पूछते रहते हैं कि यार भैया कुछ इंजीनियर्स को भी लाओ चैनल पे। हम चाहते हैं कि वेरियस कंपनीज में जो अलग अलग इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने कॉलेज जर्नी को भी शेयर करें और बताएं कि यार कैसे उन्होंने एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब की कंपेयर टू अदर पीपल एज वेल, एंड क्या उनमें खामियां रह गई थी, क्या उनकी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी रह गई थी जो कि आप मिस कभी ना करो। तो ये एक पूरी आपके सामने एक पॉडकास्ट की सीरीज़ में लाने वाला हूँ। 5 से 6 इंजीनियर्स, इनफैक्ट 7 से 8 इंजीनियर्स के साथ पॉडकास्ट आने वाले हैं अलग अलग कंपनीज़ के। तो आपको यार काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब जो गेस्ट हमारे पास आने वाले हैं, इंजीनियर्स आने वाले हैं, इनमें से कुछ ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगी है उन लोगों की, कुछ ऐसे इंजीनियर्स हैं जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगी है। काफ़ी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो टियर 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, टियर 4 कॉलेज से भी है। तो सारे तरीके के एक्सपीरियंस आप सबको मिलने वाले हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबके पॉडकास्ट फिर भी देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग अलग आपको सीखने को ज़रूर मिलने वाला है। और यार इसी पॉडकास्ट की आपको कुछ क्लिप्स और सारी चीज़ें भी मिलने वाली है, बट आई वुड रिकमेंड प्लीज़ इसको एंड तक देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज मेरे साथ है आकर्षी। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वीज़ा में। तो शी इज़ ऑल्सो टॉप 1% मेंटर्स एट टॉपमेट, और इसी के चलते उनकी एक बार फोटो भी लगी थी टाइम स्क्वायर पे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज शी इज़ अ फुल स्टैक डेवलपर एंड जावा, स्प्रिंग बूट एंड एंगुलर में इनका काम चलता है। बाकी इनसे मैं पूछूंगा और आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। सो वेलकम आकर्षी, वेलकम टू PW स्किल्स। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड थोड़ा बताइए कि कैसे हो आप। So hi everyone, my name is Akarshi and I am a full stack developer at Visa, जैसे कि राघव ने बताया। and मैं एकदम ठीक हूँ and it's been great जब से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी हूँ। you know my life has become really great क्योंकि पैसा भी आ रहा है, I'm learning also, so it's been a great experience, so I'm all good। So मतलब काफ़ी लोगों से वैसे मैं सुनता हूँ कि थोड़ा सा दर्द रहता है उनको कि काम चल रहा है बट इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो फॉर यू इट इज़ अ एंजॉयबल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड ऑल्सो एंड the work that you do. I mean like एक work life balance आपको बना के चलना पड़ता है, only then you will be able to you know work hard at the same time enjoy your life, क्योंकि दोनों का balance बहुत important होता है। तो हाँ। So आकाश यार ये बताइए कि आप अपनी स्कूल की जर्नी बताइए, वो आई थिंक थोड़ी सी अलग है बाकी स्टूडेंट से। थोड़ा ये भी बताइए कि क्या आपने स्कूल से थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी थी, कितना उसने आपको मदद किया था आपकी कोडिंग जर्नी में, एंड फिर वी विल मूव ऑन टू द कॉलेज थिंग एंड स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स की भी बात होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो मैंने अपनी जो स्कूल कंप्लीट की थी वो ओमान में था। सो एक्चुअली माय डैड शिफ्टेड देयर, सो इसीलिए मुझे ओमान से ही पढ़ाई करना पड़ा। एंड आई यूज्ड टू बी टेंस्ड कि मैं NIT IIT में जाना चाहती हूँ, बट मैं कैसे जाऊँगी। बट थैंकफुली आई हैड एन एग्जाम सैट एंड उसके थ्रू आई गॉट इनटू NIT कर्नाटका, व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड NIT सूरतकल। सो हाँ, मैंने यार कॉलेज में कोडिंग की आके, बट उसके पहले मेरा स्कूल में भी बैकग्राउंड था। इफ़ यू सी जावा था, तो बेसिक्स पढ़ाते थे वहाँ पे। आई कांट से कि बहुत डीप में पढ़ाया हो, बट हाँ फाउंडेशन तो सेट कर दिया था। बाकी आई वुड से जो मेन कोडिंग स्टार्ट हुई थी वो तो कॉलेज में ही आके ही हुई थी। सो बेसिकली अगर आप में से कोई ICSE का स्टूडेंट था तो ऑलमोस्ट सिमिलर जर्नी होगी वहाँ पे भी, क्योंकि जावा पढ़ाया जाता है। तो अब बताइए कि यार कॉलेज के अंदर जब आप आए तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो बाहर के 12th में जहाँ से आप पढ़े हो एंड वापस से इंडियंस के बीच में आप आए, तो कैसा
लगा, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में जब आए तो? हाँ, पहले मैं आई तो आई फाउंड कि यहाँ पे सब लोग बहुत कॉम्पिटिटिव थे, क्योंकि ऑब्वियसली दे गिव आईआईटी yes, yes, yes. और इन सब की प्रिपरेशन से आ रहे थे, विच इज़ कंपैरेटिवली हार्डर। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो सब लोग मुझसे आगे हैं, बट देन आई रियलाइज्ड कि एक बार जब सेकेंड ईयर से कोडिंग स्टार्ट हुई, राइट, एवरीवन वाज ऑन द सेम पेज, क्योंकि उस समय आप फिजिक्स में कितने अच्छे हो, किसी और चीज़ में कितने अच्छे हो, दैट डिडंट मैटर। उस समय वही इंसान मैटर किया जो कोडिंग स्टार्ट किया। सो एट दैट पॉइंट एवरीवन वाज इक्वल, तो तब जाके थोड़ी शांति मिली कि अब सब इक्वल है। So tell us about your first year as well, and which college societies did you join, and did they help in your coding? Also major students का क्या डाउट रहता है कि यार हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स है, ठीक है, हमें मज़े भी करने हैं कॉलेज में, सोसाइटी का भी काम होता है, तो इन सारी चीज़ों के साथ भी कोडिंग हम कैसे मैनेज कर पाए? हाँ यार, ये तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरे दिमाग में भी था कि यार मज़े करना है, काम भी करना है, लाइफ में कुछ बनना भी है, मज़े भी करना है, तो देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, बट उस सब के बीच में आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। यू हैव टू प्लान थिंग्स आउट क्लियरली कि ये समय मैं मज़े करूँगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तभी से आपके मन में गोल हो कि मुझे कोडिंग करना है, आई हैव टू गिव टाइम फॉर दैट एज वेल। तो मैंने भी काफ़ी क्लब्स ज्वाइन किए थे, तो हमारे यहाँ पे टेक्निकल क्लब्स थे, एंड दीज टेक्निकल क्लब्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते थे मेंटोर्स, जो मेंटोर्स आपको कोडिंग करने में हेल्प करते थे, आपसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करवाते थे, राइट। सो दिस इज हाउ यू लर्न। तो हम लोग जब सेकेंड ईयर में आए, आवर एम बिकेम कि हमको कोई ना कोई टेक्निकल क्लब में सिलेक्ट होना है। सो तब हम लोग ने कोडिंग जर्नी स्टार्ट की, बिकॉज उन क्लब्स के लिए भी इंटरव्यूज होते थे, ऐसे ही कोई भी नहीं जा पाता था। सो दैट इज वेयर वी स्टार्टेड। तो हमने बेसिक टॉपिक्स पढ़े, जैसे रिकर्जन तक या बाइनरी सर्च तक, क्योंकि सीनियर्स को भी पता था कि हमें उतना नहीं आता था, फर्स्ट ईयर में ही थे, बट हाँ फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वर एबल टू क्लियर द इंटरव्यूज एंड वी बिकेम पार्ट ऑफ टेक्निकल क्लब्स। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड देन उसके बाद बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लब्स हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने के मौके मिले। फॉर एग्जांपल आई डिड एमएल में प्रोजेक्ट, आई डिड वेब डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, एंड कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो मेरे को सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करने का ना मौका मिला, एंड इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि मैं वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छी हूँ एंड आई वांट टू परस्यू दैट। तो एक वो चीज़ भी आपको समझ आ जाती है, क्योंकि आगे जाके आपको प्रोजेक्ट्स में डालने पड़ेंगे एटलीस्ट 2 गुड रेज्यूमेस, तो पुट द स्किल इन विच यू आर कॉन्फिडेंट। तो वो सब में भी क्लब्स वर हेल्पफुल। सो आई वुड से कि अगर आपके कॉलेज में ऐसे टेक्निकल क्लब्स हैं, प्लीज़ ज्वाइन देम। वहाँ पे सीनियर्स होते हैं, वो आपको सही राह दिखाते हैं, सही से गाइड करते हैं, एंड दैट्स वेयर यू किक स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी। सो आई थिंक उसने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऑलराइट, तो आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजुअली जब क्लब्स के बारे में सोचते हो तो थोड़ा ड्रामेटिक्स क्लब हो गया, डांस सोसाइटी हो गई, म्यूज़िक सोसाइटी हो गई, फोटोग्राफी हो गई, तो बच्चों के दिमाग में भी थोड़ी यही चीज़ें आती है। तो आई थिंक आपको मतलब ये भी यू कैन जॉइन वन ऑफ दीज क्लब्स, बट आई रियली फील कि जॉइनिंग अ टेक्निकल क्लब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड मतलब आकाशी इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। इवन मैंने भी ये काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ किया था, क्योंकि मैंने अपनी कोडिंग जर्नी मैंने तो बहुत ही लेट स्टार्ट की थी, थर्ड ईयर के भी बिल्कुल एंड टाइप में की थी, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग एंड देन एंड में। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स थे तो कहीं ना कहीं वो भी पार्ट थे टेक सोसाइटी के स्टार्टिंग से ही, एंड दे वर इनटू अदर थिंग्स एज वेल। अच्छा, अदर थिंग्स से मुझे याद आया कि फिर तो डेफिनेटली यू शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ हैकाथॉन्स एज वेल एट दैट टाइम। हैकाथॉन्स होते थे, हम लोग हैकाथॉन्स के पार्ट होते थे। पहले तो हम लोग उनके पार्ट होते थे, एंड वी यूज्ड टू हैव 24 आवर्स का हैकाथॉन, कभी-कभी 2 दिन का हैकाथॉन। इवेंचुअली वी बिकेम द सीनियर्स सेकेंड और थर्ड ईयर के बाद, एंड देन वी हैड मेंटीज, तो उन लोगों के साथ भी हम लोग एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाते थे, एंड दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग। एक साथ मिलजुल के कुछ आप उन्हें सिखाओ, कुछ वो आपको सिखाएं, सो या दैट हेल्प्ड। तो आई थिंक उससे तो कुछ मतलब कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप हो ही जाते होंगे इफ यू आर मेंटरिंग सम स्टूडेंट्स इन कॉलेज इटसेल्फ। यस, क्योंकि इवेंचुअली आपको आगे जाके कंपनी में भी यू वांट टू बिकम अ मैनेजर समडे, राइट? सो यू नीड दीज स्किल्स, एंड ये पहले से ही डेवलप होती है कि आज इफ आई कैन थिंक ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज टू दैट ऑफ नाउ, आई थिंक आई हैव developed those leadership skills, those managerial skills. So your entire personality becomes much better. Yeah, so that also is one of the important things. That is very nice. So काफ़ी बच्चों को ये भी वैसे जानना होगा, just to know कि और कौन सी सोसाइटीज़ में आप थे apart from coding, what was your hobby? हाँ, तो मुझे डांस करना पसंद था, सो या
डांसेस में पार्ट लिया था, ड्रामा भी पसंद था. All this I did in first year, but जैसे जैसे रियलाइज हुआ कि now it's the time to start preparing for internship, तब हाँ थोड़ा कम हो गया था इंट्रैक्शन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो आपको करना ही पड़ता है मैनेज, है ना, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हो दैट विल सफर. तो इनिशियली मैंने किया, बट जब लगा कि अब इंटर्नशिप क्रैक करना है तो फॉर सम टाइम आई गेव अ ब्रेक. तो देन आई वाज कंप्लीटली कोडिंग. I think this is a very nice point. It is to basically, you should learn how to say no to some things at particular times. Correct. Because even though you are liking things and you're doing also those things, for example dancing, singing and whatever, but एक time के बाद यार आपको realize भी होगा and थोड़ा आई थिंक बुरा भी लगता होगा उस समय कि यार क्योंकि फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा हो जाती है सोसाइटीज़ के अंदर, स्पेसिफिकली अगर डांस सोसाइटीज़ है एंड बाकी क्लब्स है तो बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है. तो थोड़ा सा सेइंग नो टू देम is hard, but you have to do those things. हाँ, आपको अपने प्रायोरिटीज सेट रखने पड़ेंगे कि I will give time to this thing also as well as this thing as well. तो अगर आपकी प्रायोरिटीज सेट है ना, then you can easily manage time. And like you said, कभी-कभी नो बोलना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, कहीं निकल के कहीं जाने के लिए. Yes, definitely. And अगर आप अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत बार नो बोलना पड़ता है. बहुत बार नो बोलना पड़ता है. Exactly. तो ये तो यार इनकी हो गई बेसिकली कॉलेज की जर्नी. अब जिन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो कि आपने मतलब बच्चों का काफ़ी रहता है कि यार लीड कोड के आपने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, डीएसए कितना किया है, कब तक आपने अपना डीएसए ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, मतलब इंटर्नशिप के टाइम किस लेवल का डीएसए आपसे पूछा जाता है, आपसे किस किस टॉपिक पे थोड़े ज़्यादा सवाल हुए थे, क्या प्रोजेक्ट्स आपसे पूछे गए थे, डीएसए अगर पूछा गया था तो क्या मतलब बिल्कुल एडवांस डीएसए पूछा गया था, डीपी ग्राफ ये सब भी चीज़ें पूछी गई थी, या फिर लिंक लिस्ट ट्रीज इन सब पे थे. और आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि बहुत और भी बच्चों का सेम कंपनी में जब इंटर्न लगा है तो उनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा डिफर कर रहा होगा, तो वो कैसा है बच्चों को बेसिकली वो जानना है. हाँ, तो मैंने एज आई सेड कि फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा कोडिंग स्टार्ट कर दिया था, रिकर्जन, बाइनरी ट्रीज ये सब करा था, बट सेकेंड ईयर से मैंने स्टार्ट किया अच्छे से, बिकॉज थर्ड ईयर में आई वांटेड इंटर्नशिप. तो इनिशियली आई ऑफ कोर्स सब लोग यूट्यूब प्रेफर करते हैं, रेफर्ड यूट्यूब, गीक्स फॉर गीक्स और ये सब चीज़ें है ना. एंड देन आई रियलाइज्ड कि नाउ आई हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि अब मेरे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं, आई नो कि हाउ डज स्टैक वर्क, है ना, मुझे ये तो पता था, बट अब प्रैक्टिकली इनको कैसे हम यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, दैट वाज द थिंग, राइट. उसके बाद क्योंकि यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, बट जब तक आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, यू नेवर नो कि आपको कितना आता है. So that is where my senior suggested कि lead code पे करो questions, hacker rank पे करो, code forces पे करो. So I used to do बहुत सारे contest भी दिए lead code पे. हाँ, like I think अगर आप lead code पे hard बहुत रेयरली किसी से भी सॉल्व हो सकता है, आई फील, इन केस हाँ खुद से, है ना. समटाइम्स यू नीड हेल्प. तो अगर आपसे हार्ड नहीं हो रहा है, डोंट गेट डिसहार्टेंड, है ना, किसी से भी एक बार में नहीं होता है. स्टार्ट इजी से, लीड कोड के इजी क्वेश्चंस आप करो पहले, इवेंचुअली यू विल बिल्ड दैट, है ना, आपको वो आ जाएगा. एंड इनिशियली इट विल ऑलवेज बी कि हम इजी ही कर पाते हैं, धीरे धीरे मीडियम तक आते हैं, धीरे धीरे हार्ड भी हो जाते हैं. तो इफ यू आर एबल टू डू मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, देन यू आर गुड. तो मेरा वैसे ही था कि पहले मैंने इजी किए एंड आई बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि हाँ अब मुझसे हो रहा है डीएसए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. फिर उसके बाद आई स्विच टू मीडियम वंस, फिर वो भी होने लगे. उसके बाद मतलब आ जाता है आपको एक कॉन्फिडेंस. देन आई गेव कॉन्टेस्ट देना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अब आपको आ तो गया है, बट आपको उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि कोडिंग टेस्ट के अंदर आप परफॉर्म कर पाओ, राइट. तो उसके लिए स्पीड टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट. तो फॉर दैट लीड कोड पे कॉन्टेस्ट होते थे, तो आई यूज्ड टू गिव दैट. एंड लाइक आई फील कि क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी. जैसे कि आपने पूछा ना कि लीड कोड पे कितने क्वेश्चंस लगा लिए, अगर आपने 500 क्वेश्चन लगाए हैं बट आपने कुछ सीखा नहीं है उससे, है ना, देन इट डज नॉट मैटर. क्योंकि एक नैपसैक का क्वेश्चन आ रहा है ना, और वही आ रहा है आपके इंटरव्यू में, यू शुड बी एबल टू मैप कि अरे हाँ ये नैपसैक है. उसके लिए आपको उसका लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, राइट. सो आई वुड से कि अंडरस्टैंड द लॉजिक, बिल्ड द लॉजिक ओवर टाइम. डोंट जस्ट रन बिहाइंड कि मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए, दैट कांट गारंटी यू अ गुड प्लेसमेंट. बट द फैक्ट कि आपने उसको अंडरस्टैंड किया, कुछ नहीं समझ आया, जाके वापस देखो कि मुझे नहीं समझ आया, देखता हूँ, एंड ट्राई इट आफ्टर सम डेज, यू विल रिमेंबर. So I feel quality matters. तो हाँ, that was my journey on DSA. On DSA. And projects का कुछ बताइए कि students actually इसी प्रॉब्लम में रहते हैं कि यार किस वेबसाइट का क्लोन बनाए या फिर वो काम आता नहीं है फिर. तो
अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाएं, मतलब दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर एज वेल, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि आजकल बिकॉज द कंपटीशन इज़ टू हाई, मतलब मच हायर देन व्हाट वी हैड because of all the layoffs and everything, the entire situation. So they have to even be much better than us. So what would you suggest in terms of unique projects या फिर any platform for these projects कि कहाँ वो जा सकते हैं, क्या सीनियर से इंटरेक्ट करके कितनी मदद मिल सकती है, वो सारी चीज़ें. एंड ऑफ कोर्स यू टॉक्ड अबाउट टेक क्लब एज वेल, तो आपको तो उससे काफ़ी मदद मिल गई थी इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो और आप क्या रिकमेंड कर सकते हो? हाँ देखो यार, प्रोजेक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑफ कैंपस, राइट? व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑफ कैंपस, आपके रिज्यूमे ही वो सब कुछ होता है आपके लिए, है ना, क्योंकि कंपनी नहीं आ रही आपके पास, आप कंपनी के पास जा रहे हो. तो उस केस में यू नीड टू बिल्ड अ वेरी गुड रिज्यूमे, और उसके लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 गुड प्रोजेक्ट्स. अपने रिज्यूमे को लंबा चौड़ा मत बनाइए, 2 पेजेस के रिज्यूमे नहीं चलते, दोज आर नॉट ATS फ्रेंडली. जस्ट कीप इट टू 1 पेज, उस पर अपने 2 बेस्ट प्रोजेक्ट्स डालिए. अब आपने कहा था क्लोन, एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी तो मेरे को भी लगता था कि नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का क्लोन बनाते हैं. एंड सी, it's okay to make those clones as long as you are learning, as long as you're clear with what you're doing. क्योंकि कल को आप वो प्रोजेक्ट डालोगे अपने रिज्यूमे में, राइट? और कल को इंटरव्यू ने आपसे कुछ पूछ दिया उस पे, एंड इफ यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स, तो वो तो नेगेटिव इंप्रेशन चला गया ना आपका. तो whatever projects you're making, make sure you know what it is and कैसे वो कर रहा है काम. For example, React. If you want to learn React, make a project on React. You know, the skill that you want to flaunt in your resume, उसका प्रोजेक्ट बनाओ आप, है ना. और it could not, उसको बहुत बड़ा चीज होने का जरूरत नहीं है, उसको आपका चीज होने का जरूरत है ना. बहुत लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं बट दे डोंट नो द बेसिक. ऑथेंटिकेशन काम करता है, कैसे करता है उनको नहीं पता, बिकॉज दे सिंपली कॉपी पेस्टेड द कोड. डोंट डू दैट. आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओ, इवन क्लोन्स आर ऑल्सो फाइन अकॉर्डिंग टू मी, बट मेक श्योर कि आपको उसका सब कुछ पता हो, है ना. डोंट जस्ट रैंडमली पुट द रिज्यूमे बिकॉज इट कैन ऑल्सो बैकफायर. तो इसीलिए वही प्रोजेक्ट्स डालिए जिसके बारे में आप क्लियर हैं. और जैसे कि मेरे क्लब में ना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, जैसे कि स्केच जनरेशन और ये सब के. सो दोज वर ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने अपने रिज्यूमे में डाले थे, बट आई वॉज वेरी स्पेसिफिक कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बट उसका सिर्फ ये मॉडल वाला पार्ट मैंने किया है, सो दैट द इंटरव्यूअर नोज कि मैंने सच बोला है. क्योंकि मॉडल वाले पार्ट से इफ ही इज आस्किंग आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन, बट अगर उसने कहीं और से पूछ लिया आई विल गेट स्टक बिकॉज आई डिडंट वर्क ऑन इट, राइट? सो मेक श्योर यू आर ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर. तो रिज्यूमे में जो भी डालो आप, you know, make sure कि वो आपका खुद का हो. टिप नंबर 1. सेकेंड, बी क्लियर विद कैसे वो काम करता है. थर्ड, बी ऑनेस्ट. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई फील इससे थोड़ी हेल्प भी मिल सकती है. मेरा एक छोटा भाई भी है, तो ही इज इन IT रुड़की, एंड उसने भी सेम ही चीज़ की है कि उसका एक अच्छा खासा ग्रुप था. सो द ग्रुप मेड अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. सो ही वॉज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक इन हिज रिज्यूमे अबाउट वॉट ही डिड. तो ऐसा नहीं है कि यार, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स अगर एक ग्रुप का प्रोजेक्ट है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लिखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होने वाली है उसके अंदर. इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें लिख दोगे ताकि आपका रिज्यूमे भरा भरा लगे. तो यू ओनली हैव टू राइट द रिलेवेंट थिंग्स दैट यू हैव आइडिया ऑन. एंड आई थिंक एक पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया भी आपको ऑब्वियसली होना ही चाहिए कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट का होना चाहिए. दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो यार ओवरऑल चीज, एक ओवरव्यू तो देना जरूरी है. हाँ, ओवरव्यू देना तो जरूरी है, बिकॉज योर इंटरव्यू विल आस्क यू कि इसका मकसद क्या था, आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स एंड कॉमन क्वेश्चंस होते हैं यार कि जैसे कि तुमने ये प्रोजेक्ट बनाया तो इसमें चैलेंजेस क्या थे. एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव मेड द प्रोजेक्ट यूजिंग रिएक्ट, तो वो पूछते हैं आपसे आपने एंगुलर क्यों नहीं यूज किया. सो दीज आर कॉमन क्वेश्चंस. इनके आंसर यू कैन थिंक इन एडवांस कि यू शुड हैव एन जस्टिफिकेशन कि मैंने ये क्यों नहीं चूज किया, राइट? तो वहाँ जाके डोंट गेट स्टक, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं. प्रिपेयर फॉर देम एंड गो, आई वुड से. अच्छा, सेकंड लास्टली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिकॉज यू गॉट एन इंटर्न इन वीज़ा एंड देन योर PPO वाज गिवन टू यू. सो आई थिंक उस टाइम पे बस एक ही प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे हमें क्या बताया जाता था एंड आपको भी यूजुअली आई थिंक स्टार्टिंग में बताया जाता होगा कि इंटर्नशिप ले लो एंड PPO 99% केसेस में यू विल गेट द PPO. सो बिकॉज बट हमारे टाइम पे क्या हुआ था, जब ये ले ऑफ वाली चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो तब हुई थी जब हमारा प्लेसमेंट सेशन था, विच वॉज लाइक तब जब आपको PPO मिलने वाला होगा. तो उस समय मतलब क्या डर का माहौल था या कैसा था, एंड क्या कैसे आपने कोप अप किया उस चीज़ से? एंड क्योंकि हम प्रिटी श्योर तब और प्लेसमेंट्स भी आ रही होती है बट हम उसमें बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी इंटर्न ऑलरेडी हो रखी है. Correct. तो व्हाट वाज योर स्टेट बैक देन?
हाँ, तो यार जैसे कि आप इंटर्नशिप करते हो, आपको पता होता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यू नो समटाइम्स यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरी इंटर्नशिप बहुत अच्छी गई है, समटाइम्स यू आर स्केप्टिकल कि यार क्या होगा। और कभी-कभी तो मैंने ऐसे भी देखा है कि मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, उनका सब कुछ सही गया, बट एट द एंड दे डिडंट गेट द ऑफर। तो एक डर तो यार होता ही है, आई वोंट लाई। मेरी इंटर्नशिप अच्छी गई थी, आई लर्नड अ लॉट एंड माय रिलेशंस वर गुड विथ एवरीवन, बट फिर भी एक डर तो था ही कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना यार, इंटर्नशिप के समय ना आप इंटर्नशिप पे ही फोकस करते हो, आपको डीएसए रिवाइज करने का उतना टाइम नहीं मिलता, तो आपका वो जो एक टच होता है ना वो चला जाता है एंड और कंपनीज आना शुरू कर देती है। सो इट्स अ टाइम जब यू नो कंपनीज आ रही हैं और आपका डीएसए से टच थोड़ा हट गया है, तो वो उस समय थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो फिर मैंने वही किया यार कि जब मैं आ गई थी इंटर्नशिप देके, इवन दो आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑफर फ्रॉम माय कंपनी, पर फिर मैंने डीएसए स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि अगर आपकी इंटर्नशिप अच्छी गई है तो भी आप डीएसए से टच मत हटने दो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। कभी कभी यार सब कुछ करने के बाद भी ना लक बुरा होता है, यू डिड योर बेस्ट बट स्टिल यू डिडंट गेट द ऑफर, तो ये तो आपका लक ही बुरा हो गया है ना। और होता है यार, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। तो उस समय मैंने ये स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना एंड देन आई गॉट माई ऑफर, तो देन फाइनली वेरी रिलीव हो गई, तो देन इट वॉज गुड। उसके बाद एंजॉय किया कॉलेज लाइफ। बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसे भी थे जिनको ऑफर नहीं मिला, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी यही सजेस्ट किया था। बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, कुछ तो इवन गूगल में थे, उनको भी नहीं मिली, तो फाइनली आई सजेस्टेड दिस टू देम, तो उन लोग ने भी यही किया और फिर उनको उबर और यू नो डीशो ऐसी कंपनीज में इंटर्नशिप्स मिल गई। एट दैट टाइम दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि डोंट लूज होप, कि अगर आप उस समय अपना यू नो मोटिवेशन ही लूज कर दो तो देन प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, एक तो कंपनीज आ रही है, यू विल बी यू नो इन अ वेरी टफ सिचुएशन। तो प्लीज डोंट लूज होप, कभी ना कभी आपके साथ यू नो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, सब लिखा हुआ है। Yeah, true, true. Lastly, are any final suggestions for all juniors, because usually first and second years ही देख रहे हैं इस वीडियो को, so एक उनको एक double assurance मिल जाती है when an actual engineer comes and says things to them. So some suggestions to all the juniors. हाँ, मैं यही कहूँगी कि आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना कॉलेज, है ना, हैव फन, मज़े करो यार, क्योंकि ये लाइफ भी दोबारा नहीं मिलती है। आज हम लोग यू नो वी आर वर्किंग इन कंपनीज एंड समटाइम्स टाइम मिलता है, समटाइम्स नहीं मिलता है, फ्रेंड्स के साथ भी अब टाइम उतना शायद नहीं स्पेंड कर पाते हैं, तो एन्जॉय करो यार, बट कीप योर प्रायोरिटीज़ राइट। मेक श्योर कि फर्स्ट से ही आप कोडिंग स्टार्ट कर दो, ताकि बाद में आपके ऊपर प्रेशर ना आए। कि अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे ना, तो तब आपका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड रहेगा ना, काफ़ी रिलैक्स्ड रहेगा। यू वोंट बी अंडर दैट प्रेशर कि अरे यार थर्ड ईयर आ गया, मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि उस समय आप देखोगे आपके फ्रेंड्स का प्लेसमेंट हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यू नो यू गेट डीमोटिवेटेड। तो उस चीज़ से बचने के लिए पहले से ही स्टार्ट करो और फाउंडेशन अपना स्ट्रांग रखो, बेसिक्स क्लियर रखो। अगेन आई वुड से क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है ये मैटर करता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आप अपना बेसिक स्ट्रांग रखो, एंड आई थिंक सी यूज होता है सब फर्स्ट ईयर्स में, राइट? या अनफॉर्चुनेटली अभी भी सी प्रोग्रामिंग ही होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, बट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट कि आप उससे कोडिंग नहीं कर सकते इन द कॉम्पिटिटिव राउंड्स और इन द यू नो डीएसए राउंड्स जो कंपनीज लेने आती है। तो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट मूविंग टू C++ और जावा, जहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, दैट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो भी आप करो, है ना, सी भी पढ़ो, क्योंकि फाउंडेशन वो वही आपका पॉइंटर्स, मार्क्स भी लाने हैं कॉलेज में, तो हाँ मार्क्स लाने हैं, पास भी होना है, राइट, सब कुछ करना है, बिकॉज फेल वेल होके कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ टेंशन मिलता है। सो वो भी करो और C++ और जावा पे फोकस करो और पहले से ही इसमें कोडिंग स्टार्ट कर दो, ताकि थर्ड ईयर तक आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि एक होता है ना, लॉजिक तो हमको पता है बट स्पीड स्लो है, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रायोरिटीज राइट रखो अपने और गोल सेट करो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, और कभी भी यार डीमोटिवेट मत होना, सबके साथ एट द एंड अच्छा ही होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं अपने दोस्तों के साथ, खुद के साथ भी बहुत हुए हैं। तो स्टे मोटिवेटेड, नो स्टे काम एंड ऑल द बेस्ट। लास्टली एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि आपके कॉलेज के दौरान कितनी CGPA रही थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, अराउंड कितनी GPA थी, एंड क्या आइडियल मेंटेन करनी चाहिए एंड रिलेटिवली क्या मेंटेन करनी चाहिए? जैसे अगर 100 बच्चों की क्लास है तो ऑफ कोर्स वी विल ट्राई कि हम नंबर 1 ही बने उसमें, बट व्हाट इज द सेफ साइड? हाँ यार देखो, मैंने बहुत सुना है कि CGPA मैटर नहीं करता है, बट
एक्चुअली में ना करता है, क्योंकि मेरी कॉलेज में ही ऐसा हुआ था कि जो टॉप कंपनीज आई थी राइट, उन लोग ने एक बार सेट कर दिया था कि 8 एंड अबव, ठीक है, और उस समय दोज हु वांटेड टू गो इन दैट कंपनी वो जा नहीं पाए बिकॉज उनको लगा कि यार वी आर नॉट एलिजिबल। कई बार तो मेरे फ्रेंड्स कोडिंग राउंड्स भी क्लियर किए बट उनका CGPA से बाद वाली शॉर्टलिस्टिंग होती है जो हमें पता ही नहीं जाती, तो CGPA मेंटेन करो यार, उसको इतना भी लाइटली मत लो। ट्राई टू मेंटेन 7+, इफ यू कैन मेंटेन 8+, आप सब कंपनीज में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। सो 8+ इज द आइडियल वन। मेरा भी कुछ 8.65 समथिंग था, बहुत 10 वगैरह तो मेरा भी नहीं था, ठीक है। सो आई मेंटेन कि 8+ रहे मेरा, तो वो आप लोग भी ट्राई करो। एंड यू नो अगर आपका CGPA 8+ होगा तो यू विल बी श्योर कि हाँ मैं सब कंपनीज में आप बैठ सकता हूँ बाद में। नहीं तो ये नहीं लगना चाहिए कि ओ यार मैं इस कंपनी में नहीं बैठ पा रहा हूँ, राइट। सो 8+ इज द राइट थिंग, बट 7+ इज ऑल्सो फाइन। बहुत सारी कंपनी 7+ वालों को भी लेती है। ट्रू। मतलब मुझे तो 7+ वाली कंपनी ने लिया था बट यस। सो थैंक्स अ लॉट आकर्षी फॉर कमिंग टू द PW स्किल्स प्लेटफॉर्म, एंड स्टूडेंट्स को भी आपने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया है। लास्टली स्टूडेंट्स मैं आपको यार यही बोलना चाहता हूँ कि एट द एंड आपकी जो पर्सनल मेहनत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हमारी वीडियोस अगर देख रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, दैट इज़ वेरी नाइस। ये मोटिवेशनल एंड गाइडेंस पर्पज से डेफिनेटली ये वीडियोज़ है, बट एट द एंड जो पढ़ाने वाले मेरे लेक्चर्स हैं वो इनसे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप ये चीज़ व्यूज़ उसमें भी देखते होंगे कि यार लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो प्लीज़ फोकस करना अपने लेक्चर्स पे, नॉट जस्ट लेक्चर्स, अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस के ऊपर भी। एंड ऑफ कोर्स मोटिवेट हम करते ही रहते हैं बीच में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय।